क्या आप जानते हैं कि हिंदू पंचांग के 12 महीनों के नाम चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, आश्विन, कार्तिक, अग्रहायण या मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन क्यों रखे गए हैं? क्या ये नाम यूं ही रख दिए गए थे या इनके पीछे कोई छिपा हुआ खगोलीय रहस्य है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इन महीनों के नाम चंद्रमा, तारों और हजारों वर्ष पुरानी भारतीय खगोलीय प्रणाली से जुड़े हुए हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आज पूर्णिमा का चंद्रमा ठीक उसी नक्षत्र में दिखाई नहीं देता जिसके नाम पर उस महीने का नाम रखा गया है। तो आखिर ऐसा क्या बदल गया? चलिए आज इस वीडियो में इसे समझते हैं। हिंदू पंचांग के 12 महीनों के नाम वास्तव में नक्षत्रों से जुड़े हुए हैं। इसका मूल विचार बहुत सरल था। हर महीने में पूर्णिमा का चंद्रमा किसी विशेष नक्षत्र में या उसके आसपास दिखाई देता था। उसी नक्षत्र के आधार पर उस महीने का नाम रखा गया। उदाहरण के लिए वैशाख महीने में पूर्णिमा मुख्यतः विशाखा नक्षत्र के पास दिखाई देती थी, इसलिए उस पूर्णिमा को वैशाख पूर्णिमा कहा गया और महीने का नाम पड़ गया वैशाख। इसी प्रकार ज्येष्ठ महीना ज्येष्ठा नक्षत्र से जुड़ा, आषाढ़ पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ से, श्रावण श्रवणा से, भाद्र पूर्व और उत्तर भाद्रपद से, आश्विन अश्विनी नक्षत्र से, कार्तिक कृत्तिका नक्षत्र से, मार्गशीर्ष मृगशीरा से, पौष पुष्या नक्षत्र से, माघ मघा नक्षत्र से, फाल्गुन उत्तर और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र से, चैत्र चित्रा नक्षत्र से। सुनने में आसान लगता है ना? लेकिन ये इतनी आसान नहीं। यदि हम आज के हिंदू पंचांगों को देखें तो पता चलता है कि यह नियम अब कुछ महीने की पूर्णिमा पर पूरी तरह लागू नहीं होता। कई बार पूर्णिमा के समय चंद्रमा वास्तव में उन विशेष नक्षत्रों में स्थित नहीं होता जिनके आधार पर महीने का नाम रखा गया है। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? प्राचीन भारतीय ज्योतिर्विदों ने भी इस परिवर्तन को देखा था। इस समस्या को समझते हुए उन्होंने समय समय पर कुछ संशोधन और सुधार भी किए ताकि महीनों के नामकरण की परंपरा को यथासंभव व्यवस्थित बनाए रखा जा सके। प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्र का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है सूर्य सिद्धांत। इस ग्रंथ में महीनों के नाम रखने का एक विशेष नियम बताया गया है। सूर्य सिद्धांत के अनुसार हर महीने के लिए नक्षत्र को 2 या कभी कभी 3 के समूहों में बांटा गया था। जब पूर्णिमा इन समूहों से किसी नक्षत्र में पड़ती थी तब उसी के आधार पर महीने का नाम तय होता था। ये नियम सूर्य सिद्धांत के 14वें अध्याय में बताया गया है। अधिकतर महीनों में नक्षत्र को कृत्तिका से शुरू करके 2-2 से समूहों में रखा गया था, लेकिन कुछ विशेष महीनों में 3-3 नक्षत्रों के समूह बनाए गए थे। ये एक बहुत ही बुद्धिमत्ता से बनाया गया खगोलीय नियम था, लेकिन यहाँ भी एक समस्या थी। अगर महीनों के नाम नक्षत्र पर आधारित थे तो आज पूर्णिमा हमेशा उसी नक्षत्र में क्यों नहीं पड़ती? इसका उत्तर भी खगोल शास्त्र में छिपा है। सूर्य और चंद्रमा की गतियां पूरी तरह से एक जैसी नहीं है। इसके अलावा चंद्रमा की गति बदलती रहती है। उसकी कक्षा समय के साथ धीरे धीरे बदलती है। सभी नक्षत्र आकाश में समान दूरी पर नहीं है और चंद्रमा का साइनोडिक चक्र तथा साइडेरियल चक्र अलग अलग है। इन सभी कारणों से पूर्णिमा धीरे धीरे उस मूल नक्षत्र से हटने लगी जिसके आधार पर महीने का नाम रखा गया था। शुरुआत में ये अंतर बहुत ही कम था, लेकिन सदियों बीतने के साथ ये अंतर बढ़ता गया। इसीलिए आज पूर्णिमा का चंद्रमा सामान्यतः उस पारंपरिक नक्षत्र के केवल आसपास दिखाई देता है, ठीक उसी नक्षत्र के ऊपर नहीं। समय के साथ इससे काफी भ्रम पैदा होने लगा। लोगों ने देखा कि नक्षत्र पर आधारित ये पुरानी व्यवस्था हर साल बिल्कुल सही काम नहीं कर रही थी। तब धीरे धीरे एक नया नियम अधिक प्रचलित हो गया। नियम ये बना कि जिस अमांत चंद्रमास में मेष संक्रांति पड़ती है उसे चैत्र कहा जाएगा। इसके बाद बाकी महीनों के नाम क्रम से रखे जाएंगे। ये प्रणाली मुख्यतः अमांत परंपरा में उपयोग होती है, जहां महीना अमावस्या के दिन समाप्त होता है।
और इसी कारण धीरे धीरे हिंदू महीनों के नाम सीधे नक्षत्रों की बजाय सौर महीनों से अधिक जुड़ गए। तो अगली बार जब आप वैशाख, कार्तिक या आषाढ़ जैसे नाम सुने तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ महीनों के नाम नहीं हैं, ये चंद्रमा, नक्षत्रों और हजारों वर्ष पुरानी भारतीय खगोल विद्या की अद्भुत विरासत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और रोचक वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।